अच्छा भी बच्चों, कंप्लीट करें बस इस चैप्टर को। अब क्या हुआ है? कोई काम दिया था? रीडिंग दी थी, रीडिंग दी थी। मैंने कहा था पूछूंगा। एग्जाम्पल भी दी थी। कौन सी? 2.13। मैंने कहा था सारी करनी है जी। अच्छा भाई, किए हैं कि नहीं? हाँ भी लड़कियों, हाँ भी लड़कों, किए हैं एग्जाम्पल? जो घर से पढ़ रहे उन्होंने भी किए हैं? क्या कहते हैं बच्चों? जो घर से पढ़े उन्होंने भी एग्जाम्पल किए हैं। कौन कौन सी दी थी बताओ भी लड़की, शाबाश। 2 पॉइंट ये थी सिर्फ? नहीं, ज्यादा थी। हाँ, 15 और 16। अच्छा, और ये भी बताना था सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई बताएं क्या होता है सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। बताओ भाई लड़की, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम कम है। बताओ, आप हंस रही हो। आप पढ़ा ही नहीं ऊपर ऊपर से? जी आपने पढ़ा बेटी? हाँ भाई, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क पढ़ा है। लेक्चर नहीं लिया तो फिर क्या करने आए हो आज? आज तो समझ नहीं आनी तुम्हें हैं जवान? किधर आए हो? देखो जरा, तुम्हें तो समझ नहीं आनी आज हैं। बाकी क्या कल का लिया लेक्चर? नोट्स देख लिए हैं? मैंने पढ़ने के लिए कहा था। कैपम गए, हाँ। पढ़ा है कुछ तुमने? तुमने नोट्स नहीं लिए अभी तक? कार की करते रहे? हाँ भाई, तुम नफंटर हो। तुम्हारे दो सुकून हो गया, वो नहीं आते। तुम मुझे डिप्रेस करते रहते हो आके। तेरा नाम डिप्रेशन है, मैंने जेल में रखा हुआ है। क्या कहता है? तेरे साथ वाले भी दो हैं, वो सुकून से बैठे हैं। हाँ जी, आपने पढ़ा भाईजान क्या होता है सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क? अच्छा जी। और भाईजान, ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या फर्क है? अच्छा अच्छा, नहीं गलत है जवाब उनका, तो फिर भी ठीक है जी। सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या फर्क है? अच्छा, और अगर महंगाई कंट्रोल कर लें? हैं? कोई नहीं पढ़ के आए? तुम अब एग्जाम्पल पढ़ के बता रहे हो हैं? हाँ भी लड़की बताओ, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक में क्या फर्क है? ये बच्ची जो साथ बैठी है इनके जी, समझ नहीं आया? वीडियो देख लेती, यूट्यूब जिंदाबाद। वीडियो देख के आई हो? नहीं समझ आया तो पहले नहीं बताया तुमने? अच्छा ठीक, एक मिनट ठहर जा जी। ए कद दसती मुंडे ने गल होर गल को दसो। हाँ बताओ। कोई गल नहीं जी भाई जी। खातून अगली तो ही दस दे। मैंने कौन सा कहा कि तुमने कोई नया इन्वेंट करके लाना है? तुमने वही बताना है, लेकिन किसके साथ ऐसे? अच्छा,
नहीं, ये शेयर इशू करने वाली बात डंडी मार गई यहाँ, बाकी ठीक है जी। डाइवर्सिफाई का क्या मतलब होता है? एलिमिनेट होना, कंट्रोल होना, रिड्यूस होना, मिनिमाइज होना जी। खातून, अगली खातून पढ़ा है जी, बताओ। अच्छा अच्छा जी। जिसमें क्या? ए गलत बार बार होगी, और कोई दसो गल। बहुत कुछ लिखा हुआ इसमें तो। क्या ना हो सके? कम ना हो सके, अच्छा गल होती है जी बेटा। नेक्स्ट खातून। रिस्क से क्या मुराद है, ये बताएं बस आप मुझे। सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक को छोड़े, आप मुझे बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क। नहीं, एनी डेंजर नहीं, नहीं नहीं जी बेटा। नो, ये नहीं है। लॉस कल बताया अभी मैंने। अल्लाह या अल्लाह, कितने फंस गया मैं जी। ओ कुड़ियों, पढ़िया करो घर जाके, ताड़ी मेहरबानी। लेक्चर में आपका लेक्चर अपलोड नहीं होता, वही सुन लिया करो दोबारा बेटा जी। दसो रिस्क की होंदा है? मैं सवाल चेंज कर लिया है। ये तो नहीं है हमारे मुताबिक, तो ये नहीं है जी। रिस्क क्या होता है? रिस्क डिफाइन करो। ये सही है आपका, इट इज टोटल रिस्क। मैं रिस्क पूछ रहा हूँ, टोटल रिस्क नहीं पूछ रहा। नहीं वो नहीं है ना, देखा कल वाला लेक्चर ही नहीं आंदा जी। झूठे नेट तो चुकी है, डेफिनेट गलत है जी। किसे? नोट्स में नहीं, ये नहीं लिखा हुआ जी। वजन लिखा हुआ है, फिर गलत लिखा है। हाँ ये बताया था। रिस्क इनकम में फ्लक्चुएशन को कहते हैं। इनकम में फ्लक्चुएशन इज द रिस्क, ये बताया था कल। ये बात अगली है कि जितनी इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल इनकम उससे कम आ सकती है या उससे। ये बात इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है कि इनकम का कांस्टेंट ना होना रिस्क है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैपम, अकॉर्डिंग टू कैपम रिस्क से क्या मुराद है? रिस्क से मुराद फ्लक्चुएशंस हैं या फ्लक्चुएशन है। ये बात आपकी गलत नहीं है, पैसे के डूबने का खतरा होना, ये वो सारी ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैपम ये मुराद नहीं है रिस्क से। तो रिस्क से मुराद है फ्लक्चुएशन इन रिटर्न्स या इनकम ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की, किसी भी इन्वेस्टर की जो इनकम में फ्लक्चुएशन है, इनकम का कांस्टेंट होना रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है। इनकम का फ्लक्चुएट होकर रिसीव होना, ये क्या है? रिस्क है। तो मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए या प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाए, मुझे इंटरेस्ट इनकम जो मिलेगी डिबेंचर्स पर वो कांस्टेंट मिलेगी। लेकिन अगर मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से मेरा डिविडेंड बढ़ सकता है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरने से मेरा डिविडेंड। इसका मतलब है मेरे रिटर्न्स में कांस्टेंट नहीं है, मेरे रिटर्न्स कांस्टेंट, मेरे रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन है। तो अकॉर्डिंग टू कैपम, अकॉर्डिंग टू कैपम कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कैपम किसी भी इन्वेस्टर के जो कमाई होती है, जो रिटर्न्स होते हैं, वो फ्लक्चुएट करते हैं। और फ्लक्चुएशन की दो वजूहात होती हैं। रिटर्न जो फ्लक्चुएट करते हैं उसकी दो रीजन होती हैं। पूरी इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर रही है, पूरी इकोनॉमी में बेड़ा गर्क हो रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो रहा है। पूरे मुल्क की इकोनॉमी ऐसी जा रही है जिस वजह से, इकोनॉमी के फ्लक्चुएट करने की वजह से सबकी इनकम गिर रही है और इन्वेस्टर की भी गिर रही है। मसलन इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना, इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना किसी एक कंपनी पे इम्पैक्ट
नहीं लाएगा। पूरी कंट्री में जो काम करने वाली कंपनीज हैं उन पे इन्फ्लेशन रेट का इम्पैक्ट आता है। और वो इम्पैक्ट क्या आता है, उनको रॉ मटेरियल वगैरह या जो भी रिसोर्सेज चाहिए, इनपुट्स चाहिए कारोबार चलाने के लिए, वो महंगे हो जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी उनकी क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है, किसी एक की नहीं गिरेगी, सबकी गिरेगी ओवरऑल इकोनॉमी में। हाँ, किसी पे इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, किसी पे इम्पैक्ट थोड़ा, डिग्री ऑफ इम्पैक्ट कैन वेरी, मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन का बढ़ना सबकी इनकम को, सारी कंपनीज की इनकम को कम करेगा, तो डेफिनेटली उसके शेयर होल्डर का डिविडेंड भी क्या होगा, कम होगा। इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, डॉलर का चेंज होना। खोता रेडी पे बेचने आता है सब्जी, वो भी डॉलर सुना रहा होता है आपको, डॉलर बाजी, डॉलर बढ़ गया, $5 बढ़ गया है, नहीं आपको पता, आपको पता ही नहीं, आपकी इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन हमने तो सब्जी सुब्जी लेनी है, तो घर के करीब कोई भी आ जाता है, वो अनपढ़ आदमी है, वो बिल्कुल अनपढ़, लेकिन उसकी जबान पे क्या इम्पैक्ट होता है कि डॉलर या पेट्रोल, हाँ पेट्रोल का भी बड़ा, वो ऑयल प्राइसेस कहते हैं उन्हें। तो किसी कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, किसी भी कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से अगर किसी कंपनी के रिटर्न्स फ्लक्चुएट करेंगे, तो कंफर्म है उसके इन्वेस्टर के भी रिटर्न्स क्या करेंगे, शेयर होल्डर के रिटर्न भी फ्लक्चुएट करेंगे। कैपम है ही शेयर होल्डर के लिए ना। कैपम का मॉडल क्या तय करता है, शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम केई कहते हैं, समझ आ रही है। और वो कहता है शेयर होल्डर का रिटर्न डिपेंड करता है रिस्क पे, तो वो रिस्क को डिफाइन करता है। वो कहता है रिस्क का मतलब होता है किसी भी इन्वेस्टर की जो इनकम है वो फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएशन के पीछे ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या किसी कंपनी के स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी या इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं। कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, और दूसरे कौन से हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर, जिन्हें यूनिक फैक्टर्स कहते हैं। मसलन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग सेक्टर पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, मिसाल के तौर पर बैंकिंग सेक्टर पे अगर एक्स्ट्रा टैक्स लग गया, या कुछ इदारे जिन पे सुपर टैक्स लगा दिया है, अब वो इदारे जिन पे एक्स्ट्रा सुपर टैक्स लगा है, उनकी प्रॉफिट, उन खास इदारों की प्रॉफिटेबिलिटी क्या करेगी, कम होगी, तो उनके इन्वेस्टर का रिटर्न भी कम होगा कि नहीं होगा। ये जो सुपर टैक्स लगाना है, ये तमाम कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर रहा, सेलेक्टेड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। और जब उन सेलेक्टेड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होगी, तो डेफिनेटली उनके इन्वेस्टर की इनकम भी रिड्यूस होगी या फ्लक्चुएट करेगी। बात समझ आ रही है। तो ये जो मैंने मिसाल दी है, सुपर टैक्स लगाना, ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, ये यूनिक फैक्टर है, और शायद कुछ खास बड़ी बड़ी कंपनीज या इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल है। समझ आ रही है। तो आपका जो रिस्क है वो फ्लक्चुएशन को क्या कहते हैं। फ्लक्चुएशन की वजूहात दो हो सकती हैं, पूरी इकोनॉमी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी। अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो कुछ कंपनीज को हिट कर रहा है, ये कुछ इंडस्ट्रीज को हिट कर रहा है, तो वो क्लासिफाई होगा अनसिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर्स में। रिस्क कहते हैं फ्लक्चुएशन को। ऐसा फैक्टर जो आपकी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनीज को इफेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर्स। यानी ऐसे फैक्टर्स जो आपके इन्वेस्टर की इनकम को फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन तमाम इन्वेस्टर की इनकम फ्लक्चुएट नहीं करती। तो अगर आपसे कोई पूछे अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, तो आपने कहना है इन्वेस्टर की इनकम फ्लक्चुएट करे, और फ्लक्चुएट करने के पीछे जो फैक्टर्स हों वो माइक्रो लेवल के फैक्टर हों, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड हों, या पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से इन्वेस्टर की रिटर्न्स फ्लक्चुएट करे, तो ऐसे रिस्क को क्या बोला जाता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क। और दूसरा ये जो होता है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, किसी भी इन्वेस्टर की, बल्कि इन्वेस्टर्स की
इन्वेस्टर्स की इनकम में फ्लक्चुएशन आना, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में डिप है और तमाम कंपनीज के रिटर्न फ्लक्चुएट कर रहे हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर के चेंज होने की वजह से। तो ऐसा कोई भी फैक्टर या फैक्टर्स जो ओवरऑल इकोनॉमी का है और सब पे इंपैक्ट ला रहा है, जिसकी वजह से तमाम इन्वेस्टर के रिटर्न्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ऐसे फैक्टर्स को कहा जाएगा, ऐसे फैक्टर से जो इन्वेस्टर का रिस्क क्रिएट होगा उन्हें क्या कहा जाएगा? सिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क का ताल्लुक इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम से है, पूरे मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम। और पूरे मुल्क के इकोनॉमिक सिस्टम में कोई भी, चाहे इन्फ्लेशन रेट है, एक्सचेंज रेट है, पेट्रोलियम की प्राइसेस है, टैक्स रेट है, जीडीपी है, मनी सप्लाई है, जो भी है चीजें, टैक्स रेट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जब चेंज होते हैं तो उसकी वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है इन्वेस्टर का, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक। इसका इंपैक्ट कोई सेलेक्टेड कंपनीज पे नहीं होता, ऑल कंपनीज ऑपरेटिंग इन अ कंट्री उन पे आता है। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ये हो सकता है फर्क, एक कंपनी पे कम इफेक्ट आया, दूसरी कंपनी पे क्या है, ज्यादा। इम्पैक्ट की जो डिग्री है ना, डिग्री किस हद तक इम्पैक्ट कर रहा है वो चेंज हो सकती है, लेकिन सब पे इम्पैक्ट आता है। और ये इम्पैक्ट किस पे आता है? कुछ सिलेक्टेड कंपनीज पे। समझ आ रही है? तो अगर गंदम की फसल खराब होगी पाकिस्तान की, मिसाल के तौर पर गंदम की फसल खराब होगी, तो इसका मतलब है तमाम वो इंडस्ट्रीज जो गंदम या गंदम के आटे पे डिपेंड कर रही हैं, उनका रॉ मटेरियल है, उनके लिए गंदम महंगी हो जाएगी ना, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। ये कौन सा फैक्टर होगा? अनसिस्टमैटिक। ठीक है, ऑल्दो गंदम खानी सबने, लेकिन कंपनियों ने थोड़ी खानी है, हमने खानी है। वो तमाम कंपनीज जो गंदम की को यूज करते हुए या गंदम आटे को यूज करके अपनी प्रोडक्ट बनाती हैं, उन तमाम कंपनीज पे इफेक्ट आएगा। टेक्सटाइल सेक्टर में को फर्क ही नहीं पड़ना, बैंकिंग सेक्टर को फर्क ही नहीं पड़ना, सीमेंट सेक्टर को गंदम से क्या फर्क पड़ना है? गंदम सीमेंट में तो नहीं इस्तेमाल होनी। नहीं समझ आ रही आपको? आगे समझ, यानी कुछ ऐसे इकोनॉमी में चेंजेस आती हैं, चाहे कुदरती आफात ही कह दो, जो सबको हिट करे, पूरी इकोनॉमी को हिट करे, वो सिस्टमैटिक है। किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हिट करे, वो कौन सा है? अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, या टेक्निकल जबान में इसको क्या किया जा सकता है? डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। और वो कैसे? कि एज एन इन्वेस्टर मैं किसी एक इंडस्ट्री में पैसे ना लगाऊं, अपने पैसों को डिवाइड कर करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लगाऊं, क्योंकि किसी एक इंडस्ट्री पे अगर बुरा वक्त आया है तो किसी दूसरी इंडस्ट्री में अच्छा वक्त भी हो सकता है। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो के जरिए रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। मियां मंशा की मिसाल दी थी मैंने, तो मियां मंशा ने होटलिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये जो इतने बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, एक्चुअली उसने अपने रिस्क को, कौन से रिस्क को? अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। उसको किसी ने बताया है कि किसी एक लाइन ऑफ बिजनेस में रहेंगे ना, तो उस पर बुरा वक्त आएगा तो काम खराब है। ठीक है, मिसाल देता हूं आपको। हुकूमत पाकिस्तान, ये सारी आर्टिफिशियल मिसाल है, हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है तमाम बैंकिंग सेक्टर टेक्सटाइल कंपनीज को सब्सिडाइज रेट पे लोन देगा। आम क्लाइंट से अगर आपने लोन पे 12% इंटरेस्ट लेना है, तो आपने टेक्सटाइल कंपनीज को बिजनेस के लिए जब लोन देना है तो कितने परसेंट लेना है? आपने 7% लेना है। 5% की आपने सब्सिडी दे देनी है हमारे ऑर्डर पे। डेफिनेटली इसका नतीजा ये निकलेगा कि बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक कर जाएगी, थोड़ी सी करेगी ना, क्योंकि वो सूद कम ले रहे हैं। और टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। मियां मंशा का एमसीबी बैंक भी है और उसकी टेक्सटाइल मिल्स भी है, निशात। अब इसका मतलब क्या है? मियां मंशा को अगर एमसीबी बैंक से हिट आ रही है, तो उसकी वो हिट कवर कहां से हो जानी है? वो जो उसकी टेक्सटाइल मिल है वहां से वो कवर हो जानी है, तो वो फायदे में रह गया ना। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट की हुई है, स्टेट बैंक की ये पॉलिसी आने के बाद उस बैंक का तो थोड़ा बहुत बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि वो पहले जिनको कर्जा 12% पे दे रहा था, कुछ क्लाइंट ऐसे आ रहे हैं जिनको कर्जा कितने परसेंट पे देना पड़ा है?
7% पे तो 5% की रिबेट। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट कई दफा कहती है ये जो बाकी 5% है ये आप हमसे ले लें। अगर गवर्नमेंट ये कहती है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंकिंग सेक्टर को। बैंकिंग सेक्टर को सूद क्लाइंट से मिले या गवर्नमेंट से मिले, उसको तो सूद से कर्जा है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर को डिफरेंशियल जितनी सब्सिडी है वो गवर्नमेंट से रिकवर हो जाती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये रिकवर नहीं होती या रिकवरी में 10-10 साल लग जाते हैं गवर्नमेंट से, तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर पे नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट आना है। मेरी बातें समझ आ रही है? तो ये इनका ताल्लुक इसके साथ है कि इन्वेस्टर की इनकम फ्लक्चुएट करती है। इनकम फ्लक्चुएशन के पीछे जो अंडरलाइंग वजह है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वजह या होल इकोनॉमी की। अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वजह है तो वो खत्म हो सकती है, उसके लिए आप एक से ज्यादा इंडस्ट्री में पैसे लगाओ एज एन इन्वेस्टर। और अगर पूरी इकोनॉमी का मसला है तो वो मसला खत्म एकदम नहीं हो सकता। समझ आ रही है? तो आप एक खास लिमिट तक इन्वेस्टमेंट करके खत्म कर सकते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है। और सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर किया जाता है बीटा से। वो जो कल हमने कैपम इक्वेशन में क्या पुट किया था, बीटा। ये वाला रिस्क तो समझ ले जीरो हो गया है। कैपम ये ज्यूम करता है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क हैज बीन एलिमिनेटेड, इन्वेस्टर हैज टू फेस। इन्वेस्टर कौन सा रिस्क फेस करेगा? सिस्टमैटिक। और इसका इंपैक्ट किसी कंपनी पे ज्यादा होगा, किसी कंपनी पे क्या होगा। इसीलिए कल मैंने कहा था किसी कंपनी का बीटा लेस देन 1 होगा, किसी का बीटा ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का उस कंपनी पे इंपैक्ट ज्यादा है या किसी कंपनी पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का इंपैक्ट कम है। अगर बीटा इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब होता है कि इस कंपनी के ऊपर या इस कंपनी के इन्वेस्टर को इकोनॉमिक फैक्टर के फ्लक्चुएट होने से जो रिस्क फेस करना पड़ा है वो बाकी तमाम कंपनी जितना ही है। बीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के फ्लक्चुएट होने की वजह से इस कंपनी और इसके इन्वेस्टर को मार्केट की बाकी कंपनी से ज्यादा इंपैक्ट फेस करना पड़ रहा है। वाइस वर्सा कम भी हो सकता है। नहीं समझ आ रही? तो ये मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपको पता चल जाए। अब एक सवाल था 2.13, उसमें यही पूछा हुआ था सारी स्टेटमेंट लिख के बताओ ये जो फैक्टर है ये सिस्टमैटिक रिस्क का है या। तो वहां पे कोई डबल रोटी बनाने वाली फैक्ट्री है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो अगर किसी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो रही है, लोग लड़ाई मार कुटाई कर रहे हैं मुलाजिम, तो उसका ताल्लुक पूरे मुल्क के साथ नहीं है, उसका तो सिर्फ एक कंपनी के साथ है। तो जितने दिन स्ट्राइक रहेगी फैक्ट्री में उतने दिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब रहेगी, उससे उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, ना कि पूरी इकोनॉमी की। इसीलिए किसी कंपनी में स्ट्राइक होना अनसिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर है। लेकिन पूरे मुल्क में अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है या टैक्स रेट बढ़ गया है या इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है या उस मुल्क की इकोनॉमी जहां पर वो कंपनी चल रही है उस इकोनॉमी ने श्रिंक करना शुरू कर दिया, पूरे मुल्क की इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है, देन वो इम्पैक्ट सिर्फ इस कंपनी पे नहीं आएगा, सब पे आएगा। समझ आ रही है? या गवर्नमेंट ये कहती है कि सुबह आप खाली पेट दफ्तर ना जाएं, कम से कम डबल रोटी का नाश्ता करके जाएं। तो इसका मतलब है डबल रोटी का बनाने वाली कंपनी की इनडायरेक्ट मार्केटिंग गवर्नमेंट भी कर रही है कि आप ये नाश्ता नुश्ता करके जाएं, अच्छा होता है। हमें पराठे नहीं खाने तो कोई नहीं, डबल रोटी खा लो। ये किस्म की ब्रेड मैन्युफैक्चरर की कौन कर रहा है मार्केटिंग? गवर्नमेंट मार्केटिंग कर रही है इनडायरेक्ट। वो आल्दो वो पब्लिक वेलफेयर मैसेज लिखा होता है पे कि ये पैगाम पब्लिक की वेलफेयर के लिए है, जिसका मतलब है वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम किसी की मार्केटिंग नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर बीच में हो जाए तो हमारी डेलिब्रेट इंटेंशन, ये पब्लिक सर्विस मैसेज है कि आपको नाश्ता करके जाना चाहिए दफ्तर में। चलो आगे चलो, हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूले में रकमें पुट करनी है। अब इनमें से किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो 13, 14, 15, 16, मैं आगे चलूँ, बस आपने सुनने कहानियां तो सुन लेनी है। नहीं है किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं है? की नहीं मेरा ख्याल है, की है। मुझे ना शक होता है अब आप लोग पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है, आप टिल्ली अवाम है। अच्छा टिल्ली अवाम नहीं है, मेहनती अवाम है। ये तो बेटा रिजल्ट आने वाला है क्या आपका, तो पता लग जाएगा कितने पानी में है। बस करीब ही करीब है, बन चुका है रिजल्ट, अब सिर्फ अपलोड होना है या मैसेज ही आना है। रिजल्ट तो बन चुका है, बस वो फाइनल रिव्यू हो रहा है। हैं जी?
फाइनल रिव्यू के फेज में रिजल्ट आपका। तो बस जो आपने अम्मी अबू को तंग किया है तो उसके लिए आप तौबा ताइफ कर लें, अम्मी से अबू से माफ़ी मांग लें कि आइंदा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी शरारतें। तंग बड़ा करते हैं आप घर वालों को आजकल के। सर दुआ से रिजल्ट बदल जाता है। दुआ से बिल्कुल बदल जाता है, लेकिन पेपर देने से पहले अगर दुआ की जाए पेपर देने के बाद नहीं। पेपर दे दिया तो तीर कमान से निकल गया, अब क्या दुआ करेगी बेचारी। एग्जामिनर की आंखों में मिर्चें तो डालने से रहा, दुआ हो सकता है कि उसकी आंखों में मिर्चें पड़ जाएं, वो अलग बात है जी। कि या अल्लाह एग्जामिनर को नजर ही ना आए मेरा पेपर और वो समझे सारे सवाल किए और मैंने 3 सवाल छोड़े हुए, अन्ना ही हो जाए एग्जामिनर हैं। ऐसा नहीं होता। ये जो आप लिख के आते हैं ना, अगर मेरा पेपर पास ना किया तो मेरी शादी नहीं होगी, अगर पेपर पास ना किया तो मेरी मंगनी नहीं होगी, मैं खुदकुशी कर लूंगा, इस तरह लिखा होता है कई बच्चों ने। तो बेहुदा गुफ्तगू है, कुछ नहीं होना, उन्होंने कांटा लगा के वो गया जाए। इस तरह की फजूलियात कोई एग्जामिनर की कोई सिंपैथी आप गेन, सारे पेपर में चेक करता हूँ ये सब लिखी होती है बातें, तो ये ऐसी बचकाना हरकतें होती हैं। क्या कहते हैं, एग्जामिनर बस घर से लड़के ना आए आपको पता है कि सारे शादीशुदा एग्जामिनर होंगे, पावे में कोई कुआरा हुए हैं, तो फिर हाँ एग्जामिनर घर से लड़के ना आए, नहीं वो लड़के नहीं आते, वो कार ही बह के चेक कर रहे होते हैं। अच्छा चलो भाई आओ, हमने क्या पढ़ना है आज, कॉस्ट ऑफ डेट पढ़नी है। क्या पढ़नी है, रिस्क फ्री रेट ऑफ, नहीं ये नहीं लिखा होगा, दिखाएं किताब। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में नहीं लिखा होगा, किसी और चीज में लिखा होगा। यील्ड खाली लिखा हो सकता है, यील्ड टू मैच्योरिटी नहीं लिखा होगा। दिखाएं जरा, इधर दिखाओ बेटा, दिखाओगे तो पता चलेगा ना क्या स्टेटमेंट लिखे हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करते, पीछे और आगे का फिक्रा पूरा बताएं। ये तो बिल्कुल आपने खबरनामे की तरह ना बीच में से 1 मिनट दिखाओ क्या है। हम्म, हाँ जी 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 जी, वो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनकी कॉस्ट को यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहते हैं। हाँ पूरी बात ये है, आरएफ को नहीं कहते, जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है बॉन्ड्स की उसको यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं, और वो आरएफ के बराबर ली जाती है, आरएफ के बराबर उसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ डेट को, हाँ जी ये लिखा हुआ है, आरएफ को यील्ड टू मैच्योरिटी नहीं कहते, यील्ड टू मैच्योरिटी को एज एन आरएफ ले लेते हैं हम, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा जी आज हमने क्या पढ़ना है, देखें हम पढ़ रहे हैं वैक का टॉपिक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें हमने ऑर्डनरी शेयर्स के बारे में पढ़ा था, तो अभी हमने पढ़ना है प्रेफरेंस शेयर्स के मुतालिक। हमने कहा था सबसे पहले इनकी टोटल मार्केट वैल्यू निकालते हैं, तो मैंने आपको बता दिया हुआ है मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू क्या करना होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसे ही है इसमें भी, प्रेफरेंस शेयर में भी मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू, उसके बाद अगला कॉलम जो होता है उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं और केपी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना मैंने बता दिया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के टोटल तकरीबन 3 मेथड बने, डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ, डिविडेंड मॉडल कांस्टेंट ग्रोथ, दोनों में कांस्टेंट वाला बेहतर है, प्रेफरेबल है। और तीसरा कैपम, केई के 3 मेथड है। हाँ वो मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ जाए वो अलग टॉपिक है, वैसे हमें केई निकालनी पड़ेगी ज्यादातर। अच्छा उसके बाद फिर आपने इसको कहते हैं, इस कॉलम के ऊपर हेडिंग क्या होती है, इंडिविजुअल कॉस्ट, और आगे क्या है, ओवरऑल कॉस्ट। आज हमने बात करनी है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर में
मार्केट वैल्यू पर शेयर दी होती है, ये अगर ना दी हो तो कैसे आती है, या ये जो केपी होती है ये कैसे आती है? बेटा मैंने आपको ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस बताया था। मैंने कहा था ऑर्डिनरी शेयर का जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड रेट है वो क्या होता है। तो इसके लिए जो आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ पढ़ा था ना, कौन सा मॉडल? डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ, वही प्रेफरेंस शेयर के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी प्रेफरेंस शेयर के लिए डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ या कोई और तरीका नहीं है। तो अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स की, यानी आज हमारा क्या टॉपिक है कि अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स की, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालनी हो पर शेयर तो वो कैसे आएगी, और अगर हमने प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालनी हो केपी तो वो कैसे आएगी। तो मॉडल वही चलना है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विदाउट ग्रोथ। हाँ जी, क्या है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विदाउट ग्रोथ, बताएं जी वहां पे कैसे निकालते थे मार्केट वैल्यू। हाँ जी, मार्केट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता था, आपने वो पेज पे समरी समरी बनाई थी। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू होती थी, एक्स डिव इज इक्वल टू होती थी डी डिवाइडेड बाय के ई, लेकिन के ई की जगह अब होगा के पी। प्रेफरेंस शेयर में के ई रखने की बजाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नीचे रखनी है। तो ये डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ में मार्केट वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला था, के ई की जगह के पी। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज करूं और के पी निकालना हो, देन केपी स्टैंड्स फॉर, केपी से क्या मुराद है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। डी से क्या मुराद है, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड नॉर्मली पर शेयर होता है, बाकी टोटल भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट है ना बेटा, ये कभी चेंज नहीं होती। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो जब तक वो इशूड रहेंगे इनका डिविडेंड रेट कांस्टेंट होता है। इंटरेस्ट रेट की तरह ना डिविडेंड रेट क्या होता है, ये चेंज नहीं होता। तो ये जो डी है, डी डिविडेंड की अमाउंट, ये आपको दे भी सकता है। अगर उसने ये डी की अमाउंट दी हुई है तो ठीक है, अगर डिविडेंड की अमाउंट ना दी हो तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है। उसने डिविडेंड का होगा 2%, 4%, तो जब भी डिविडेंड परसेंटेज में दिया हो तो वो पार वैल्यू पे लगता है शेयर की, पार वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट, रेट ऑफ डिविडेंड। अगर आपको ये डी यानी डिविडेंड की अमाउंट ना दी हो तो आपने किस पे लगानी है, पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड। पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की क्लियरली स्टेटेड होगी क्वेश्चन में, पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए 100 रुपए जो कहेगा वो, मैं फिक्स नहीं कर रहा। ऑर्डिनरी शेयर की तो मैं 10 रुपए फिर भी कह देता हूँ, प्रेफरेंस शेयर की मैं फिक्स नहीं कर रहा, जो कहेगा वो ले लेंगे। पार वैल्यू, पार वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो उसके ऊपर प्रिंटेड फेस वैल्यू भी जिसको कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी जिसको कहते हैं। तो पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड, ये क्वेश्चन में गिवन होता है रेट ऑफ डिविडेंड। क्या बात समझ आ रही है? तो एमवी का क्या मतलब होता है, एमवी से मुराद है मार्केट वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स, नॉर्मली पर शेयर हम निकाल रहे होते हैं, मार्केट वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर ये हमने कैलकुलेट करनी होती है। ये सारा वही फॉर्मूला है जो डिविडेंड मॉडल आपने पढ़ा था, बस वहां के ई रखा था, यहाँ के ई की बजाय क्या रख दिया है, के पी। तो अगर आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके क्या बनेगा, डी डिवाइडेड बाय एम वी एक्स डिव, यानी केपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स डिव। तो ये नोटेशंस तो वही हैं जो इधर मैंने साइड पे लिखे हैं, दोबारा नहीं लिख रहा। डी का मतलब क्या है, वही है, डी से क्या मुराद है, केपी से क्या मुराद है, एमवी से क्या मुराद है। अगर आपको एमवी यहाँ पुट करनी है तो मार्केट वैल्यू कम डिव पुट नहीं करनी, एक्स डिव पुट करनी है। अगर कम डिव दी हुई है तो उसमें से रीसेंट डिविडेंड माइनस करेंगे पर शेयर।
बिल्कुल वही काम। कम डिव नहीं लेनी हमने, कौन सी मार्केट वैल्यू लेनी है? पता कैसे चलता है कम डिव है? अनाउंस लिखा हो, अब पेड लिखा हुआ है फिर तो वो एक्स डिव ही होगी। जब पेड नहीं ना लिखा डिविडेंड पेड, तो वो फिर उस केस में प्राइस क्या होगी? मार्केट वैल्यू कम डिव। ठीक है, कर लेंगे ये। अच्छा आ जाए जनाब, एक एग्जांपल छोटी सी। अच्छा ये रिडीमेबल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? इररिडीमेबल। अभी जो मैंने बताया ये इररिडीमेबल के लिए है। ये मार्केट वैल्यू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का कैसे करेंगे वो अभी नहीं बता रहा, वो बाद की बात है। ये मैं इररिडीमेबल की बता रहा हूँ, ये मैं साइड पे लिख देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर दो तरह के हो सकते हैं, रिडीमेबल भी हो सकते हैं, और अगर साइलेंट हो तो हमने इररिडीमेबल एज्यूम करना है, तो ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा, तो वो मैं उनको कहता हूँ जरा फिलहाल अभी हम होल्ड कर रहे हैं। ज्यादातर आपके क्वेश्चन में जो प्रेफरेंस शेयर आएंगे वो इररिडीमेबल ही आएंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शायद ही आए, लेकिन आ सकते हैं। उनका सोल्यूशन अभी मैंने नहीं बताया। जी आप ऐसे करें जी, एग्जाम्पल 2.18 पर आए। एग्जाम्पल 2.18 पर आए। प्रेफरेंस शेयर बस इतना सही है, अभी उसमें रिडीमेबल को छोड़ दें। जी एग्जाम्पल 2.18 कहता है क्वेश्चन में, अ कंपनी हैज 1,16% प्रेफरेंस शेयर। ये जो प्रेफरेंस शेयर के साथ परसेंटेज लिखी होती है, ये रेट ऑफ डिविडेंड होता है बेटा। ये नहीं नहीं, केपी तो निकालना होता है, ये रेट ऑफ डिविडेंड होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। 1 लाख क्या चीज है? ये नंबर ऑफ शेयर्स है, तादाद है। एक कंपनी के 1 लाख रुपए नहीं लिखा हुआ, तादाद है। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है। 16% का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड है ये बेटा, केपी नहीं है। केपी तो निकालना है हमने। कहता है कंपनी के 1,16,% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं जिनकी पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। ठीक है। और करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस क्या है जी एक प्रेफरेंस शेयर की? वो 24 रुपए। आपसे क्या मांगा गया है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर यानी केपी फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकाले तो ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, डी डिवाइडेड बाय एम वी। हाँ जी, डी से क्या मुराद है? अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर। अमाउंट लेनी है, परसेंटेज में था प्रेफरेंस डिविडेंड जी, कितनी है जी? नहीं दिया हुआ था डिविडेंड की अमाउंट। जी अमाउंट कैसे निकाली मैंने बताया था, पार वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट 16%। जी कितना है? 1.6 रुपीज पर शेयर, ये डिविडेंड है प्रेफरेंस का। और मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है एक्स डिव? 24 रुपीज। तो अगर आपको केपी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? डी डिवाइडेड बाय एम वी। जी नहीं, ये पहले आएगा 0.066। तो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 6 ठीक है, समझ आ रही है? ये क्या चीज थी? कॉस्ट। इस चैप्टर में वैसे कॉस्ट ही मांगेगा। मार्केट वैल्यू के फॉर्मूले समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन वो इस्तेमाल किसी और चैप्टर में हो सकते हैं। जी जनाब बताएं। 6.67। आगे चले। नेक्स्ट, ये मुकम्मल हो गया बस। रिडीमेबल नहीं कराया अभी मैंने, अभी मैंने आपको सिर्फ क्या कराया? इररिडीमेबल करवाया है। ठीक है जी, समझ आती है बात? नेक्स्ट आ जाए। अब हमने पढ़नी है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। जी हमारा जो अब टॉपिक है वो क्या चीज है? कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स पढ़ना है।
हाँ जी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के टॉपिक में से पढ़ाऊंगा। तो आज जरा पहले ये फ्लो चार्ट बना ले नोट्स पे, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीजें हमने इस टॉपिक में से पिक की हैं और कौन सी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में से पिक की हैं, बाद में आपके लिए आसान हो जाए। जी, तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है डेट फाइनेंस क्या होता है और उसकी फीचर्स। और मैं ये जो डेट डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, डेट दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म डेट और दूसरा कौन सा होता है। तो शुरू में हम डेट फाइनेंस पे बात करेंगे जी। डेट फाइनेंस क्या होता है और उसकी फीचर्स। डेट फाइनेंस और उसकी फीचर्स, ठीक है। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के टॉपिक से उठाऊंगा। देखें आपके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले नोट्स हैं इसमें वो ज्ञान नहीं होगा। डेट फाइनेंस और उसकी फीचर्स, उसके बाद डेट फाइनेंस के क्या एडवांटेजेस हैं ये हमें पता होने चाहिए। और ये आपको थोड़ा रट्टा लगाना पड़ता है। रट्टा आपने इसी का लगाना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंस। हाँ जी, एडवांटेजेस और दूसरा कौन सा है, डिसएडवांटेजेस। और इसमें दो पार्टीज हैं, एक कंपनी है, कंपनी को क्या फायदे नुकसानात होते हैं डेट के, और दूसरी पार्टी कौन होती है जिससे डेट लिया जा रहा होता है, इन्वेस्टर, डेट इन्वेस्टर। दोनों के लिए क्या फायदे नुकसान आता है। ये दोनों टॉपिक आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ही हैं, लेकिन ये वहां डिस्कस नहीं हुए। ये कहाँ जाके डिस्कस हुए हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो ये है कि डेट कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ डेट्स। हाँ जी, डेट्स कितनी तरह के होते हैं। तो अगर हम डेट्स को क्लासिफाई करें तो डेट्स की दो टाइप्स है। एक वो डेट होते हैं बेटा जिनको एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है, उन तमाम डेट्स को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डेट्स। और दूसरी टाइप डेट की जो होती है वो ये होती है लॉन्ग टर्म डेट्स। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वास्ता पढ़ना है वो तमाम लॉन्ग टर्म डेट्स से पढ़ना है। तो ज्यादा बात हम जो करेंगे वो लॉन्ग टर्म डेट्स पे करेंगे। शॉर्ट टर्म डेट्स में बता दूंगा, लेकिन हम इसकी किसी किस्म की, इवन उस चैप्टर में भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी कार्रवाई प्रोग्राम है, सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी। तो शॉर्ट टर्म डेट्स क्या होते हैं जी बेटा। लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे पास दो मेन डेट्स हैं। एक को बोलते हैं बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, और दूसरे को बोलते हैं बैंक लोन। जी, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, और एक को क्या बोलते हैं, बैंक लोन्स। शॉर्ट टर्म डेट्स में हमारे पास, शॉर्ट टर्म डेट में सबसे पहले होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद बैंक लोन, उसमें भी होता है शॉर्ट टर्म बैंक लोन। ट्रेड क्रेडिट, सप्लायर से जब उधार पे रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं, ट्रेड क्रेडिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। और उसके बाद टी बिल्स, ट्रेरी बिल्स। गवर्नमेंट कर्जा लेती है लोगों से, पब्लिक से। तो ये जो है ये किसकी एग्जांपल्स हैं, शॉर्ट टर्म डेट्स की। इवन एक और है कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर, ये भी शॉर्ट टर्म डेट होता है, लेकिन ये मेरे नोट्स में मिसिंग है। कमर्शियल पेपर ये आई की किताब में है, नहीं समझ आ रही। तो अब ये एक्चुअली ये सारा टॉपिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का है। हाँ जी, आयशा कहती हैं सर गवर्नमेंट पब्लिक को इंटरेस्ट देती है जी, बिल्कुल गवर्नमेंट देती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स,
हाँ जी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नहीं समझ आ रही? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अच्छा, टाइप ऑफ डेट्स में लॉन्ग टर्म होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? अच्छा, एक ऐसे टाइप है डेट की जो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी, वो इनके इन बिटवीन है, उसको कहते हैं, थोड़ा सा ही लेंथी हो गया दादाजी, जो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है उसको हम कहते हैं लीज। क्या कहते हैं जिसको? लीज। लीज दो तरह की होती है, अब सबको पता होगा, एक होती है फाइनेंस लीज, लेकिन आल दो रिपोर्टिंग में तो ना हो शायद ये अब, लेकिन हमारी किताबों में अभी ये पाई जाती है। एक होती है फाइनेंस लीज और दूसरी कौन सी होती है? ऑपरेटिंग लीज। लीज, हम लीज किसको कहते हैं? एसेट बोरो करने को लीज कहते हैं, पैसे बोरो करने को लोन कहते हैं। पैसे बोरो कर लो तो वो लोन है, और उन पैसों से जो एसेट चाहिए, आप अगर एसेट बोरो कर लो तो दैट बोरिंग ऑफ द एसेट इज नोन एज लीज। तो लीज दो तरह की होती है बेटा, एक होती है फाइनेंस लीज और एक होती है ऑपरेटिंग लीज। सर टी बिल्स और बैंक लोन में क्या डिफरेंस है? बताएंगे, सब बताएंगे, हौसला पकड़े, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, फाइनेंस लीज और दूसरी कौन सी है बच्चों? ऑपरेटिंग। ये जो फाइनेंस लीज है इसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म में आती है इसीलिए हमने यहाँ नहीं लिखी, और ये जो ऑपरेटिंग लीज है ये किस में आती है? शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म बोरिंग में। तो इसीलिए दरमियान में मैंने रखा है कि लीज का एक सेगमेंट लॉन्ग टर्म है और लीज की दूसरी टाइप कौन सी है? शॉर्ट टर्म है। तो ये सारा जो चल रहा है, ये सारा जो चल रहा है, ये आपकी कौन सा टॉपिक चल रहा है? कॉस्ट ऑफ डेट। हालांकि लेकिन ये सारा नॉलेज कहां से बोरो हो रहा है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से हम बोरो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड्स या डिबेंचर है, इनकी डेफिनेशन पता हो, बॉन्ड्स या डिबेंचर की, उसके अलावा बॉन्ड्स की टाइप्स पता हो। ये तो वैसे बहुत ज्यादा लेंथी है। हाँ जी, बॉन्ड्स या डिबेंचर की डेफिनेशन, फ्लो चार्ट बता रहा हूं ताकि बाद में परेशान ना हो। फीचर्स, बॉन्ड्स की टाइप्स, और आखिर में बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की कई टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो तीन टाइप्स पढ़ेंगे। कितनी टाइप्स? सिर्फ तीन टाइप्स। वैसे तो बहुत ज्यादा है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सिर्फ तीन से वास्ता पढ़ना है। एक को कहते हैं इररिडीमेबल बॉन्ड। क्या कहते हैं? इररिडीमेबल बॉन्ड्स। उसके बाद है रिडीमेबल बॉन्ड, और तीसरे जो बॉन्ड या डिबेंचर होते हैं, तीसरी टाइप, उसको कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। सॉरी, हाँ वही तो, हम उसको अलग कैटेगरी मानते हैं ना। आप सही कह रही हैं, वो रिडीमेबल की ही शक्ल है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, गलत नहीं है जी। और ठीक है, पता चल रहा है आपको? तो ये फ्लो चार्ट हमें बता रहा है कौन सी चीज किसके अंडर है। अभी तक कॉस्ट ऑफ डेट नहीं आई, तो इसके बाद आखिरी चीज आनी है, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आखिरी चीज। तो जब मैं ये मुकम्मल करूंगा तो हमारे दो चैप्टर का एरिया कवर हो रहा होगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी कवर हो रहा है और वो भी कवर हो रहा है। बॉन्ड की लास्ट टाइप क्या है? तीन मैंने बताया था, इररिडीमेबल, रिडीमेबल और कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। आ जाए जी जरा, ये जो ये कॉस्ट ऑफ डेट वाला पार्ट है ना, ये ज्यादातर हमारे ये वैक के चैप्टर में से है। बाकी सब कुछ मुझे नॉलेज कहाँ से पिक करना है, तो वो मैं एक किस्म का सोर्स ऑफ फाइनेंस का टॉपिक भी साथ साथ ही करवा रहा हूँ, ताकि आपको जो रटा चटा लगाना है, जाके पढ़ना है, वो साथ साथ पढ़ ले, क्योंकि फिर सारी दोबारा स्टोरी सुनानी पड़ती है। यहाँ पे भी सुना के जाऊंगा, वहां जाके दोबारा सुनाऊंगा, हमारा टाइम डबल यूज होता है। ये मेरे साथ पिछली दफा भी दो दफा हो चुका है कि वो फिर दोनों दफा मेरा डबल टाइम लग जाता है। आल्दो अभी भी टाइम लग रहा है, लेकिन क्या होता है, जब मैं बताऊंगा तो अब एक दफा बताऊंगा सारी डिटेल से बता के, फिर डेट
का टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। रट्टा जो लगाना है वो सिर्फ आपने उसको लगाना है, मेरिट्स, और बाकी पढ़ के बस छोड़ दे जितना आपको पता है। अब ये आपसे कोई भी पूछे रिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं, तो आपको डेफिनेशन रट्टी नहीं सुनानी, बस आप सादा जबान में बताते हैं ऐसा कोई भी डिवेंचर जो काबिल वापसी हो, जिसके असल पैसे वापस हो जाए, वो रिडीमेबल है। ये इस तरह की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आते हैं जी जरा डेट फाइनेंस की तरफ। हाँ जी, अब मैं उठा ही रहा हूँ वहां से, क्या नाम है, जो हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, आपके पास नोट्स मौजूद होंगे, वहीं से उठा रहा हूँ सारा कुछ। तो वो नॉलेज वहीं से कॉपी करने लगा हूँ, और इसमें मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखूंगा। ये सारा आई कैप की किताब में से ही है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब आई कैप की किताब में से है। तो आप मेंटली तैयार रहें कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली आपकी आई कैप की किताब की रीडिंग भी हो रही है। लेकिन मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगा, मैं तो काम की बातें बताऊंगा जी। डेट फाइनेंस क्या होता है? कंपनी जब भी अपने क्रेडिटर से, ये मैंने इटैलिक किया हुआ काम की बात को, कंपनी जब भी अपने क्रेडिटर से पैसे लेगी और उनको वोटिंग राइट नहीं देगी, तो ऐसे पैसे को क्या कहा जाता है? डेट फाइनेंस। और जब भी कंपनी ने ये पैसा लेना होता है तो इसका कोई ना कोई रीपेमेंट स्केड्यूल होता है, कोई ना कोई क्या होता है, यानी वापसी पे आपने असल पैसे भी वापस करने होते हैं, और दूसरे नंबर पर क्या वापस करना होता है? इंटरेस्ट भी देना होता है। तो कोई भी ऐसी अमाउंट जो असल पैसे भी वापस किए जाएं और एक्स्ट्रा अमाउंट भी लोन की वापस की जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द लोन इज नोन एज इंटरेस्ट। याद रखिएगा, समझ आ रही है? किसी भी बंदे से फिक्स रेट पे पैसे ले लेना कि मैं कारोबार करने लगा हूं, आओ मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें 10% दूंगा प्रॉफिट, तो वो सूद नहीं है। सूद क्या है? किसी से लोन की ट्रांजैक्शन करना, लोन लेना, और लोन को वापस करते हुए एक्स्ट्रा पेमेंट करना, बोरोवर की तरफ से लेंडर को एक्स्ट्रा पेमेंट करना इन लोन ट्रांजैक्शन, इन रेगुलर इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन नहीं। अगर आप एक कारोबार शुरू करती है आपकी कंपनी, और आप किसी से इन्वेस्टर के तौर पे, जॉइंट वेंचर पार्टनर के तौर पर किसी से कहते हैं हमारे साथ मिल जाओ, पैसे लगाओ और एक्सपर्टीज दो और मुनाफा शेयर करेंगे हम, तो वो जो आप फिक्स रेट का मुनाफा कि मेरा 60% मुनाफा, तुम्हारा 40% मुनाफा, ये बेटा वो नहीं है, ये सूद नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल जो नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन है वो एक्चुअली पार्टनरशिप टाइप है, ज्वाइंट वेंचर जिसे कहते हैं। जब भी आप लोन के ट्रांजेक्शन करेंगे, लोन इज अ हेल्पिंग एग्रीमेंट, और हेल्प के एग्रीमेंट पे इस्लाम ये कहता है कि सूद लेना, मुनाफा नहीं कमा सकते। लोन लेना देना किसी की हेल्प करना है, तो हेल्प पे मुनाफा तो नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए सूद को हराम किया गया, क्योंकि सूद हेल्प एग्रीमेंट के अगेंस्ट अर्निंग है। समझ आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ना आपने, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की कई तरह की टाइप्स होती हैं, उनमें ये जो लोन लेना देना है दैट इज हेल्प एग्रीमेंट। चलो हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन आगे पढ़ना है इस्लामिक फाइनेंस। तो अभी मैं बता दूं इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन है बेटा। लोन की ट्रांजेक्शन पर बोरोवर की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट ट्रांसफर टू लेंडर, चाहे खाना ही खा ले, चाहे खाना ही खा ले, दैट खाना इज आल्सो इंटरेस्ट। बोरोवर की तरफ से खाना खिलाया जा रहा है किसको? लेंडर को। 500 कर्जा देता है, तो वो खाना भी जायज नहीं है फॉर लेंडर फ्रॉम द बोरर अंटिल द लोन इज रीपेड। लेकिन हमारे यहाँ पे इखलाकियात का भी एक तकाजा है, वो आ जाता है फिर मेहमान नवाजी में, कि अगर कोई आता है और उसने, जिसने कर्जा लिया हुआ है, वो ना भी उसकी नीयत हो, उसने फिर भी उसको कोई चाय पानी जरूर पूछना है। तो इसीलिए नॉर्मली जिसको कर्जा दिया लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं उसके घर जाने से, कई लोग उससे अवॉइड करते हैं। अच्छा चलो, डेट इन्वेस्टर जो होता है उसको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा उसको क्या होता है? दूसरे नंबर पर रिडम्पशन पे, वापसी पे पैसे मिलेंगे। जब लोन की मेच्योरिटी डेट आएगी तो असल पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। और कई दफा जितने पैसे दिए होते हैं उससे ज्यादा वापस मिल जाते हैं। अब मैं इस्लामिक फाइनेंस से तो बाहर आ गया हूँ, तो अगर मैंने 50 लाख रुपया दिया किसी को लोन, वापसी पे मुझे 55 लाख रुपया मिल रहा है, तो इसको कहते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। क्या कहते हैं इसको? तो वापसी पे जितने इजाफी पैसे मिलेंगे वो फायदा है, असल पैसे पे फायदा नहीं है। तो किसी भी डेट इन्वेस्टर को दो फायदे होते हैं, एक उसको रेगुलर इंटरेस्ट इनकम मिलती है कंपनी से, और दूसरे नंबर पर रिडम्पशन पे कई दफा उसको असल पैसों से ज्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट बताएं जी। कॉस्ट ऑफ डेट,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा होगी कम होगी? क्योंकि रिस्क ऑफ डेट इन्वेस्टर कम होता है एज कंपेयर टू रिस्क ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, और इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी रिस्क क्या होता है? कम होता है। उसके अलावा वो कहता है जब कंपनी डेट फाइनेंस इशू करती है तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। कंट्रोल डाइल्यूशन क्या होती है ये मैं उस दिन आपको बता कर आया था कि अगर दो ओनर हैं ए और बी और इनके पास एक एक शेयर हो तो दोनों के पास कंट्रोल कितने कितने परसेंट है। तो अगर तीसरा बंदा नया शेयर होल्डर होगा तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा, और अगर तीसरा बंदा लोन प्रोवाइडर है तो फिर कंट्रोल डाइल्यूट, क्योंकि इसके पास वोटिंग राइट नहीं होता लोन प्रोवाइडर के पास। उसके बाद तीसरी खूबी क्या है, जो डेट फाइनेंस होता है उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज किया जाता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कैसे पता चलता है? विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, जो कि नॉर्मली 1 साल होता है, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड अगर लोन ने रीपे हो जाना है तो वो शॉर्ट टर्म है, बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड अगर उसकी रीपेमेंट ड्यू है तो वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, वो कहता है जनरली स्पीकिंग जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। पढ़ा था वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक चैप्टर भी है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से। एक तो एनपीवी में पढ़ा था ना वर्किंग कैपिटल, वो तो इतनी मुन्नी सी एडजस्टमेंट थी, 5 नंबर भी नहीं थे उसके, 2 से 3 नंबर की। तो जो असल वर्किंग कैपिटल का चैप्टर है वहां पे जाके पढ़ेंगे कि आप वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करते हैं। आगे वो कहता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होता है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसकी आप एनपीवी निकाल रहे होते हैं वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली वो आपको बताना चाह रहा है कि डेट फाइनेंस शॉर्ट टर्म भी होता है लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म कहाँ इस्तेमाल होता है? इन्वेंट्री खरीदने के लिए है। और लॉन्ग टर्म कहाँ इस्तेमाल होता है पैसा? जब कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करने हो। और वो कहता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, क्योंकि जिस इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी को लोन दिया है उसने लंबे अरसे के लिए लोन दिया है, तो उसने अपने पैसे को सेक्रीफाइस ज्यादा अरसे के लिए किया है। और वो कहता है डेट फाइनेंस रिडीमेबल भी हो सकता है और इररिडीमेबल। जी, रिडीमेबल में और इररिडीमेबल में क्या फर्क होता है? 2 पार्टीज हैं, एक कंपनी है और दूसरी पार्टी कौन है? इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक, जनरल पब्लिक या जो भी जिसने लोन देना है। हाँ जी, ये लोन देगा कंपनी को, कंपनी इस पे रेगुलर क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। और अगर कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड तो फिर ये रिडीमेबल है। और अगर कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करती तो ऐसे डेट को क्या बोला जाता है? इररिडीमेबल। ठीक है, किसकी मैच्योरिटी डेट होती है? नहीं, रिडीमेबल की मैच्योरिटी डेट होगी कि इररिडीमेबल की? रिडीमेबल की। और मैच्योरिटी डेट होगी तो रिडेम्पशन वैल्यू भी होगी। अगर किसी की डेट की मैच्योरिटी डेट ना बताऊं तो इसका मतलब है वो सवाल में इररिडीमेबल है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको मसला आना है, मसलन वो क्वेश्चन में कह देगा 5% बॉन्ड, अब वो ना रिडीमेबल लिखा हुआ है ना इररिडीमेबल लिखा हुआ है, बच्चा पूरे सवाल में ढूंढता है सर इसके साल नहीं दिए हुए, ये कब वापस होना है। और बेटा जब वो साल मेंशन नहीं कर रहा है इसका मतलब है इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है। जब नहीं है तो ये फिर रिडीमेबल डेट है ही नहीं। ये कौन सा डेट है? इररिडीमेबल। इज इट क्लियर? रिडीमेबल में मैच्योरिटी डेट का होना जरूरी है कि ये कितने अरसे बाद वापस होगा। आगे बात करते हैं, कोई सवाल पूछना हो किसी ने। अब ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में से है। उसके बाद आगे चलें, डेट फाइनेंस के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और ये आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे। डेट फाइनेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंपनी के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो आल्दो वैसे तो कई बच्चे पढ़ के समझ लेते होते हैं, लेकिन इनमें बाज दफा एक लाइन लिख के उसके पीछे समंदर छुपाया होता है कैब ने, बस इस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ कई दफा। बाकी अगर आपको बातें सारी समझ आ रही हैं तो बस ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा याद भी करना है। तो पहले किसके लिए है? कंपनी के लिए। पहले हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फिर किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए। यानी इन्वेस्टर के लिए क्या फायदे नुकसान है डेट के, सॉरी कंपनी के लिए क्या फायदे नुकसान आते हैं और फिर इन्वेस्टर के लिए। तो पहले सबसे पहले कंपनी को सबसे पहला फायदा यह है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है
वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से कम होती है, चीपर पैसा है। डेट फाइनेंस चीपर इक्विटी से क्या है, उसकी दो वजूहत बताई हैं। पहली वजह, जो डेट इन्वेस्टर होता है उसका रिस्क कम होता है। सबको पता है रिस्क क्यों कम होता है, इनकम गारंटीड है, और वाइंडिंग अप पर पहले किसको पैसे वापस देने हैं कंपनी ने, डेट इन्वेस्टर को। दूसरी बात में सीखने वाली है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो क्या होती है, टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस है। ये बात थोड़ी टेक्निकल है। इंटरेस्ट पेमेंट एक टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस है और इससे कंपनी का टैक्स बचता है। कोई बच्चा बता सके इसका क्या मतलब है? जी सुन ले, जब कंपनी शेयर से पैसा लेती है ना, तो जो डिविडेंड दिया जा रहा होता है तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद वाले प्रॉफिट में से दिया जा रहा होता है। तो डिविडेंड कम दे या ज्यादा दे, आपकी कंपनी की टैक्स पेमेंट या टैक्स लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ना, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले दिया जा रहा होता है। तो जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो आपके प्रॉफिट में से क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। और इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से आपका प्रॉफिट क्या होगा, और प्रॉफिट के कम होने से टैक्स कम होगा। इसका मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी है, एक वही कंपनी है, मिसाल के तौर पर उसके 2 साल है, 2019 मिसाल दे रहा हूं, और 2000, हाँ जी, पीबीआईटी, इससे ऊपर ऊपर वाला प्रॉफिट नहीं मैं बना रहा, पीबीआईटी का मतलब प्रॉफिट बिफोर। इसका 100 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और 100 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 2019 में कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था मिसाल के तौर पर, तो 100 मिलियन का प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स। तो अब जब आप इस पर टैक्स निकालेंगे, अगर 30% टैक्स निकालते हैं तो आपको 30 मिलियन का टैक्स देना पड़ेगा। कितने मिलियन का टैक्स देना पड़ेगा? और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 मिलियन का इंटरेस्ट है तो 90 मिलियन, 90 का 30% करें तो इसका मतलब है कि जो कंपनी ने 10 मिलियन का ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया है, कितने मिलियन का इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया है, इसकी वजह से कंपनी को टैक्स में सेविंग हासिल हुई है। कितनी सेविंग हासिल हुई है? 3 मिलियन का कंपनी का टैक्स सेव हुआ है ड्यू टू दिस एक्सपेंस। अब अगर आपसे को पूछे कि आपकी पॉकेट पे कितना बर्डन पड़ा है इंटरेस्ट एक्सपेंस का, तो जो 10 मिलियन कहेगा ना वो गलत है। असल में हमारी कंपनी पे जो पॉकेट पे बर्डन पड़ा है ना, वो 10 मिलियन का ये जो एक्सपेंस है, ये अपने साथ 3 मिलियन की सेविंग भी लेके आ रहा है। ला रहा है कि नहीं ला रहा? इसका मतलब है हमारी पॉकेट पे जो वजन पड़ा है वो टेक्निकली स्पीकिंग ना 7 मिलियन का बर्डन पड़ा है। डिविडेंड पे ऐसा नहीं है। डिविडेंड अगर आपने 10 मिलियन का दिया ना, तो आपकी पॉकेट पे बर्डन भी 10 मिलियन का ही है। क्यों? तो बता सकते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से बेटा दिया जा रहा है। तो वो जितना मर्जी डिविडेंड ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, टैक्स तो आप दे चुके हैं, टैक्स तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। इसीलिए डिविडेंड के बारे में कहा जाता है डिविडेंड इज अ नॉन एडमिसिबल एक्सपेंस। डिविडेंड की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो वो कहता है असल में डेट सस्ता होने की दो वजूहत है। एक वजह ये है कि वो तो पैसा, उनका रिस्क कम है तो वो कम रेट ऑफ रिटर्न पे मान जाते हैं डेट इन्वेस्टर। दूसरा, कंपनी को फायदा ये होता है कि वो जितना इंटरेस्ट दे देती है उसकी वजह से कंपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देती है और कंपनी को ओवरऑल इंटरेस्ट जो है ना वो और कम पड़ता है। कंपनी की पॉकेट पे जो कॉस्ट पड़ती है इफेक्टिवली, वो पता नहीं आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं, इफेक्टिवली कॉस्ट ज्यादा पड़ती है कम पड़ती है? किसकी वजह से कम पड़ती है? ये 3 मिलियन की जो मैंने समझाने के लिए टैक्स सेविंग, यानी 10 मिलियन का खर्चा बढ़ा लेकिन उस खर्चे के साथ ये 3 मिलियन की सेविंग भी है, जिसका मतलब है नेट खर्चा कितना पड़ा फिर आपको। इसके मुकाबले में अगर डिविडेंड होता तो वहां पे 10 मिलियन का मतलब 10 मिलियन ही पड़ना था। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। दूसरा, ये उस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके
करेंगे तो समझ ज्यादा आ जाएगी। अगली बात क्या कहता है जी, कंपनी को दूसरा फायदा ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनका वोटिंग राइट कम नहीं होता। डिवेंचर होल्डर को या डेट इन्वेस्टर को वोटिंग राइट देते ही नहीं। एनुअल जनरल मीटिंग में एक तरफ शेयर होल्डर है, दूसरी तरफ डेट इन्वेस्टर है, तो जितने मर्जी कंपनी डेट इन्वेस्टर बढ़ाई जाए, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनका वोटिंग राइट डिस्टर्ब नहीं होता। तो कंपनी को ये रेजिस्टेंस फ्रॉम द शेयर होल्डर फेस नहीं करनी पड़ती कि ये क्या आप हमारा कंट्रोल डाइल्यूट किए जा रहे हैं, आप हमारा कंट्रोल डाइल्यूट किए जा रहे हैं। ये एतराज कौन लोग करते हैं? कंपनी के एग्जिस्टिंग डेट के केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंट्रोल डाइल्यूशन का, वोटिंग राइट कॉम्प्रोमाइज होने का एतराज नहीं करते। तीसरा फायदा क्या है? जब कंपनी ज्यादा मुनाफा कमाएगी तब भी फिक्स सूद देना है, जितना मर्जी प्रॉफिट बढ़ता जाए। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने के साथ इंटरेस्ट नहीं बढ़ना। इंटरेस्ट नॉर्मली क्या होता है? फिक्स होता है। तो कंपनी को प्रॉफिट जितना मर्जी बढ़ जाए, कंपनी को इंटरेस्ट फिक्स देना पड़ेगा। चौथा फायदा क्या है? होती है जी, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट जो डेट का जो परसेंटेज होती है ना, वो प्रॉफिट पे अप्लाई नहीं होती, वो पार वैल्यू ऑफ द डेट पे अप्लाई होती है। तो पार वैल्यू ऑफ द डेट कांस्टेंट रहती है बेटा। प्रॉफिट कम ज्यादा होगा। मसलन हमारी कंपनी ने 25 लाख रुपए का लोन लिया है 10% पे, तो एवरी टाइम वी विल पे इंटरेस्ट ऑन 25 लाख इंटू 10%। ये थोड़ी होगा कि प्रॉफिट बढ़ गया है तो 25 लाख के ऊपर ज्यादा सूद दे दो, प्रॉफिट कम हो गया है तो सूद कम दे दो। ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट का जो इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट का इंटरेस्ट रेट कह रहा हूँ, जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है बेटा, वो पार वैल्यू पे अप्लाई होता है। इसीलिए ना पार वैल्यू चेंज होती है, ना इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, ना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रही है। 25 लाख का 10% करो तो 2.5 लाख इंटरेस्ट देना है। अब आपने हर साल जब तक लोन वापस नहीं होता, आपने 2.5 लाख इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट सिर्फ दो केस में चेंज हो सकता है, पता है आपको? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ दो केस में चेंज हो सकती है। एक, आप लोन वापस दे दें थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, या थोड़ा एक्स्ट्रा लेते जाएं, वो फिर चेंज होगा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने फिक्स रेट से फ्लोटिंग रेट चेंज किया है। एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होता है वो बाद में बताएंगे, तब हो सकता है। लेकिन कंपनी जब एक दफा लोन ले लेना तो फिक्स रेट वाले लोन को फ्लोटिंग रेट वाले लोन पे कन्वर्ट नहीं करती, फिक्स ही रखती है। ज्यादातर कंपनी की कोशिश होती है। तो ये फ्लोटिंग रेट का लोन आपको बैंक से मिलता है। कहां से मिलता है? वो काइबोर पे बेस करता है। काइबोर किस पे बेस करता है? काइबोर क्या होता है? है कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटराइज बोलने लगी थी ना। मैं क्या बताया है? किसमें पढ़ा था? अच्छा, काइबोर क्या होता है? नहीं, कराची इंटर बैंक। इंटर बैंक का मतलब होता है बैंकों का आपस में। कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, ऑफर रेट, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। एक बैंक दूसरे बैंक से भी कर्जा लेता है और सूद देता है आपस में एक दूसरे को। तो वो जो बैंकों का आपस में एक दूसरे से सूद लेना देना ना, उसकी एवरेज निकाली जाती है, उसको कहते हैं काइबोर रेट। और वो मॉनेटरी पॉलिसी से और इकोनॉमी में पैसे की डिमांड की वजह से ना चेंज होता रहता है। इकोनॉमी में कारोबार फैल रहे हैं, कर्जों की डिमांड बढ़ेगी कम होगी। तो जब कर्जों की डिमांड बढ़ेगी, नेशनल बैंक वालों को भी पैसे चाहिए, हबीब बैंक को भी पैसे चाहिए, फलाना बैंक को भी पैसे चाहिए। उनके पास अपने पैसे डिपॉजिटर के जो पड़े होते हैं वो, प्लस वो किसी से उधार ले लेते हैं, आपस में एक दूसरे से उधार लेते हैं। और जब पैसे की डिमांड ज्यादा होती है ना, तो पैसे की प्राइस इंटरेस्ट रेट है। चीजों की प्राइस जैसे होती है वैसे पैसे की भी प्राइस है। और वो पैसे की प्राइस क्या होती है? तो काइबोर रेट बढ़ जाएगा जब इकोनॉमी एक्सपैंड होगी, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी। या स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में भी बढ़ सकता है। हर 3 माह बाद मॉनेटरी पॉलिसी आती है। कौन अनाउंस करता है मॉनेटरी पॉलिसी? स्टेट बैंक। और ठीक है, समझ आ रही है? अब आप कहेंगे सर तो कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा रहे थे, लेकिन ये बाद में बीच में इधर उधर की बातें, अवेयरनेस जरूरी है। बाज दफा आपको कुछ ऐसी चीजों से वास्ता कहीं ना कहीं पड़ जाना है जिसकी शायद यहाँ पर एपरेंटली काइबोर कहीं लिखा नहीं हुआ,
लेकिन जो फ्लोटिंग रेट का लोन है, ये मैंने आगे जाके पढ़ाना है, टॉपिक है हमारा फ्लोटिंग रेट का लोन, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है, वहां ये फ्लोटिंग रेट का लोन आएगा। फिर आप पूछते हैं ये क्या होता है, तो वो तमाम लोन जो कायबोर पर बेस करते हैं उन्हें फ्लोटिंग रेट के लोन कहते हैं। इवन पाकिस्तान में तो बैंक से ज्यादातर लोन जो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, फ्लोटिंग रेट के होते हैं। हम लेकिन किताबों में फ्लोटिंग रेट के लोन पढ़ते नहीं, बच्चों को मुश्किल लगता है, बहुत ज्यादा बच्चों को आते नहीं। फ्लोटिंग रेट के लोन में ना कॉम्प्लेक्सिटी न्यूमेरिकल में और बढ़ जाती है, फाइनल में जाकर आएगा। अभी आपके सारे सवालों में तकरीबन हर चैप्टर में सिवाय एक चैप्टर के जो मैं बता रहा हूँ, आपको कौन से लोन के इंटरेस्ट मिलेंगे, फिक्स रेट। फिक्स रेट का मतलब है 10% पर है ना मैना, तो जब तक लोन वापस नहीं ना होना 10% है। आप जो गाड़ी नहीं लेते बैंक से लीज पे, वो भी फ्लोटिंग रेट पे होती है, सिवाय मिजान बैंक के। मिजान बैंक में गाड़ी फिक्स रेट पे मिलती है, वो कहते हैं काइबो रेट जो आज है लॉक कर लेंगे, हम बाद में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हर बैंक में गाड़ी की किस्त थोड़ी बहुत क्या होती है, ऊपर नीचे जाती है ना, वो काइबोर की वजह से होती है। काइबोर का रेट फ्लक्चुएट कई दफा बहुत ही बढ़ जाती है, तो 5-5, 8-8 हज़ार का फर्क पड़ जाता है, और कई दफा 100 में 5200, कभी 5300, कभी 5100, इस तरह 100 में फर्क पड़ता है। और ठीक है, आगे क्या है, डेट की इशू कॉस्ट इक्विटी के मुकाबले में कम होती है, खर्चे कम होते हैं बैंक से लोन चोन लेने में, कर्जे बहुत कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। और उसके अलावा मैनेजमेंट को जब पैसों की जरूरत है तो मैनेजमेंट डेट ले ले, मैनेजमेंट को किसी से इजाजत लेने की जरूरत। लेकिन जब इक्विटी फाइनेंस लेना होता है ना, तो वो एजीएम में बात की जाएगी, रेजोल्यूशंस जो आपने पढ़े होंगे पता नहीं लॉ में, वो पास किए जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन ली जाएंगे, वो लंबी चौड़ी क्या है, कानूनी कार्रवाई है। तो डेट फाइनेंस किसको आजादी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इंडिपेंडेंस देता है मैनेजमेंट को, जब जरूरत पड़े पैसे ले लो बगैर किसी प्री अप्रूवल्स के, प्री अप्रूवल्स के बगैर पैसे ले लो। कौन लेगा, मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स के कहने पे बिजनेस के लिए पैसा लिया जाएगा, विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम एससीसीपी, विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर। हाँ, बहुत ज्यादा लेना हो फिर परमिशन की जरूरत है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है, कंपनी लॉ हर जगह पाया जाता है। लेकिन इक्विटी के केस में फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, डेट के केस में फॉर्मेलिटीज कंपनी के लिए कम है, ये इसके एडवांटेजेस है। अब इसके उल्ट तकरीबन क्या है डेट के डिसएडवांटेजेस, मिसाल के तौर पर कंपनी लॉसेस में जा रही है, लॉसेस वाले सालों में भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये डिसएडवांटेज है। प्रॉफिट वाले सालों में तो चलो नहीं देना पड़ा ज्यादा, लेकिन लॉसेस वाले सालों में इंटरेस्ट आपके लिए बर्डन बढ़ गया। तो ये नेक्स्ट टाइम अब हम पढ़ लेंगे, आप इसको घर से पढ़ के आइएगा, ये एडवांटेजेस। और ये किस पेज पे दिए हुए आपके नोट्स में बताना, 70, तो ये 78 और 79 पेज मैंने पढ़ाया है, तो आप ये जरा सारा पढ़ाइएगा एक दफा। डेफिनेटली आपको इसमें जो मैंने इटैलिक की हुई है ना चीजें, ये रट्टा लगानी है, इंग्लिश याद नहीं करनी, बाकी इंग्लिश अपने अल्फाज में लिखनी है, और मेन पॉइंट यही है, ठीक है। आपको बाकी इसमें शायद को मसाइल हो, तो नेक्स्ट टाइम ये पढ़ के आना है आपने, डेट फाइनेंस। हम बात करेंगे डेट की आगे टाइप्स पे, मैं ये फ्लो चार्ट पढ़ा रहा हूँ, ये हमने कर लिया है, ये भी तकरीबन आप इसको पढ़ लेंगे, मसाइल कम होंगे। अब हमने इस पे आना है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम ये खत्म हो जाएगा ये सारा, ये जो टाइप्स ऑफ डेट्स हैं। और आपने जागते रहना, कुछ ना कुछ लिखते रहने, तो आपने सो जाना है, मुझे पता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं बता रहे, आप सिर्फ सुन रहे हैं। तो आपको सुनने सुनने में मेरी आवाज जो है ना, वो गानों की तरह महसूस होगी, सुरूर आएगा और नींद आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज। कुछ बचे अभी आंखों में